दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जस्टिस यूयू ललित की हिंदुस्तान के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ बर्दारी, सदर मुर्मू ने दिलवाया हल्फ। साबिक सीएम जयललिता की मौत की तफ्तीश करने वाली कमीशन ने वजीर आला स्टालिन को सौंपी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली हाजी यूनुस की गाड़ी पर रोक कर किया गया हमला, मुकदमा दर्ज। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट फुट ओवर ब्रिज का आज करेंगे इफ्तिताह। जलजलों से 5 दिनों में 13 मरतबा लर्जी जम्मू कश्मीर की जमीन, कोई नुकसान नहीं हुआ। झारखंड में सियासी रस्साकशी तेज, महागठबंधन के अरकान को छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी। दिल्ली में आज से शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल का हुआ आगाज, 1 साल पहले हुआ था ऐलान। कल दोपहर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की होगी मीटिंग, पार्टी सदर के इंतखाब की तारीख होगी तय। इस्तीफे के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के लीडरान से गुलाम नबी आजाद की हुई मुलाकात, जल्द पार्टी का होगा ऐलान। एशिया कप T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला आज से होगा शुरू, कल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा पहला मैच। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर चीन की एक और नापाक चाल के हवाले से है। चीन की नई चाल का पर्दाफाश हुआ है और नई चाल बाज़ाब्ता तौर पर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पास LAC का जो हिस्सा है, जो चीन की तरफ का हिस्सा है, जो LAC के बहुत ही करीब में पड़ता है, उस हिस्से में अब खबर मिल रही है कि खुफिया तौर पर चीन की जानिब से PLA की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तामीरी काम चल रहा है। और खबर यह है कि हेलीपैड यहां पर तामीर किया जा रहा है। खबर यह मिल रही है कि जो वहां के मकामी लोगों ने काफी मेहनत करके और करीब 4 दिनों के सफर करके जो चीन की चाल का इंकशाफ किया, उसके मुताबिक अंजुआ के लोगों ने ये वीडियो एक भेजी है और उस वीडियो के मुताबिक बताया जा रहा है कि PLA की जानिब से मशीनरी का इस्तेमाल करके बाज़ाब्ता तौर पर तामीरात के काम को अंजाम दिया जा रहा है। और ये हादीगारा डेल्टा 6 ये छलगागम में है, छलगागम जगह है अरुणाचल प्रदेश में, उसके पास ये बाज़ाब्ता तौर पर डेल्टा 6 के करीब ये तामीर का काम चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से PLA है और वहां पर JCB दीगर मशीनें हैं, मशीनरी पूरी मशीनरी है यहां पर। तो ये मशीनरी बता रही है कि इस तरह से चीन की जानिब से PLA की जानिब से कोशिशें की जा रही है LAC के करीब तामीरात को अंजाम देने की। तो चीन की नई चाल का पर्दाफाश हो चुका है। खबर मिल रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर हेलीपैड तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ हिंदुस्तान चीन से रिश्ते बेहतर करने की और LAC की सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी जानिब चीन चुपके PLA नई चाल चल रहा है और नई चाल का पर्दाफाश करता हुआ ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से PLA की जानिब से कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और ये छगलगाम का एरिया है, ये हादीगारा डेल्टा 6 बताया जाता है इस एरिया के बारे में कि यहां पर यह तामीरी काम अंजाम दिया जा रहा है। ये LAC के करीब का हिस्सा है जो चीन हिंदुस्तान के दरमियान बॉर्डर है। उस बॉर्डर में चीन अपने साइड में बहुत ही करीब LAC के पास बाज़ाब्ता तौर पर यह हेलीपैड तैयार कर रहा है। क्या कुछ इस हेलीपैड के पीछे के मकासद हो सकते हैं, क्या कुछ और तामीर करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरी वहां पर JCB वगैरह आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कोशिशें कहीं ना कहीं नापाक मंसूबे बड़े हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी साहब वक्त देने के लिए। ये चीन की एक नई चाल का पर्दाफाश हो रहा है, एक नई वीडियो आई है। अरुणाचल प्रदेश का एरिया बताया जा रहा है, डेल्टा 6 बताया जा रहा है, छगलगाम का एरिया, यहां पर ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आप तस्वीर देख पा रहे हो तो JCB की बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे होंगे, PLA वगैरह को देख रहे होंगे। हमारे पास खबर यह है कि यहां पर हेलीपैड बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को, आपके पास का अगर कुछ अपडेट है, ये किस तरह का एरिया है और इस तरह की कोशिश को देखकर आपका रिएक्शन? देखिए, चीन ये पहली मर्तबा तो कर नहीं रहा है। चीन ने तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश से लद्दाख तक जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें अपनी तरफ बराबर कंस्ट्रक्शन कर रखी है, कर रहा है, करता रहेगा। और वो कहता क्या है, जो उसने एयर बेस बनाए हैं, जो उसने गांव बसाए हैं, वो ये कहकर बसाए हैं कि हम लोकल बाउंड्री वाल पर रहने वाले लोगों की
जिंदगी को सुविधाजनक बनाना चाहते हैं। लेकिन जब उस गांव को देखते हैं तो उसमें एक ऐसी हार्ड स्टैंडिंग बनाई जाती है जिसमें करीब करीब एक बटालियन बाकायदा रह सकती है, बैठ सकती है, खड़ी हो सकती है। वहां पे सर्विलेंस सिस्टम लगाए जाते हैं और ये गांव न केवल निगरानी करते हैं बल्कि एक इस किस्म का सिस्टम है कि जब वक्त पड़े तो हमारी पीछे वाली फौज जब LAC पे आए तो तुरंत उनको एक असॉल्ट लाइन या एक असेंबली लाइन मिल सके। ये काम चाइना काफी समय से कर रहा है। अब हमने इसका मीडिया डिप्लॉयमेंट किया, हमने जवाब दिया। हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2012 में तैयार हो जाना चाहिए था वो लद्दाख में तैयार नहीं हुआ, लेकिन अब हुआ। अब उसमें से 90% काम हो गया। लेकिन हम यहाँ नहीं अभी उतना कर पाए अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश के जिस छगला गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, ये छगला गांव अरुणाचल के भी नॉर्थ ईस्ट में है और यहाँ तक पहुंचने में ही 3-4 दिन लग जाते हैं। तो अभी वहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग देशभक्त हैं। 2013 में भी इसी गांव में इसी जगह पे थोड़ा सा अंदर हमारी तरफ चीन के कुछ लोग आए थे, 3-4 रोज रहे। बाद में ITBP को जब खबर मिली तो उन्होंने उनको निकाल दिया। लेकिन अब ये मशीनरी के साथ आए हैं और आपका कहना सही है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट हेलीपैड के बनाने की होती है ताकि हेलीपैड पे फिर हेलीकॉप्टर के द्वारा और सामान को पहुंचाया जा सके। तो इसमें अब हमको ये कहना कि हम इसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दें, दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज कि हमें अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप करना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना ने तो बहुत पहले से ये बात माओ कहा करते थे कि जो तिब्बत है वो मेरी हथेली है और भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और ये सब मेरी उंगलियां हैं। यानी कि वो अरुणाचल को अपना हिस्सा मानता है। उसके अखबारों में एक बार नहीं कई बार और एक अखबार में नहीं कई अखबारों में ये बात रिपीट की गई है कि हम 2049 तक 5 युद्ध लड़ेंगे और उनमें से एक युद्ध होगा दक्षिणी तिब्बत के लिए। यानी कि वो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमको इस बात के लिए तैयार रहना है कि अगर चाइना कोई एक्शन लेता है तो वी शुड बी इन ए पोजीशन टू गिव देम ए विजिटिंग रिप्लाई। और वो तभी हो सकता है जब हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार रहे। अरुणाचल में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हम क्या ये माने कि चीन अपने तौर पर कहीं न कहीं जो LAC का एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वगैरह होते हुए, तो उन तमाम एरिए में बहुत ही करीब हिस्से में LAC के पास हिंदुस्तान के बहुत ही करीब हिस्से में वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही खामोशी के साथ बिल्डअप कर रहा है। हमने अभी तक के अपना फोकस लद्दाख में रखा हुआ था, हमने अरुणाचल पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। कि हम इसी पोजिशन में हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने लद्दाख में काफी कुछ मीरर इंफ्रास्ट्रक्चर और मीरर डिप्लॉयमेंट कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश में अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, हालांकि थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। लेकिन जिस तेज गति से 2019 से और 2021 तक इन 2 सालों के बीच में 8 देशों ने मिलकर भी उतने पानी के जहाज नहीं बनाए जितने अकेले चाइना ने बना लिए। और इसी दौरान हमारी 3500 किलोमीटर की जो सरहद रेखा है अरुणाचल से लद्दाख तक, उसमें करीब करीब 100 गांवों को स्थापित करने का काम चाइना ने कर लिया, ये कहकर कि मैं अपने बॉर्डर्स में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करना चाहता हूँ। हमें इसे समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में अभी आवश्यकता क्या होगी? पहली आवश्यकता होगी विजिलेंस की, IRS जिसे कहते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस एंड सर्विलेंस। हमें ये खबर कहाँ से मिली? हमें ये खबर मिली इस छगला गांव
कि कुछ लोगों ने जिन्होंने वीडियो बनाया, जिन्होंने मशीनरी देखी, हमें ये खबर मिल जानी चाहिए। हमें ये खबर इंटेलिजेंस और सर्विलेंस और रिकॉनाइसेंस के द्वारा या सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा हमारे आदमियों के देने से पहले मिल जानी चाहिए थी। उसके लिए हमको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। वो खबर जानने के लिए तो हिंदुस्तान को सैटेलाइट तस्वीरों का और सर्विलेंस का सहारा लेना चाहिए। ये तो मेरा एक पॉइंट है, एक सुझाव है। लेकिन हमें वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें गांव बसाने की आवश्यकता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यकता है हमको छोटे छोटे गॉर्जिस जो कलवर्ट्स हैं, जो वहाँ पे एक्विडक्ट्स हैं, जो वहाँ छोटे ब्रिजेज हैं, जो वहाँ पे छोटी रोड्स हैं, उनको बनाया जाए ताकि किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन तो गैदर खराब होने लगेंगी, लेकिन कोई रिएक्शन करने के लिए हमको ज्यादा टाइम ना लगे। चाइना का एक सिस्टम है जिसे वो कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। वो जिस भी खाली जगह को देखते हैं वहां जाते हैं, वहां अपनी कुछ निशानी छोड़ देते हैं, गाड़ जाते हैं। अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला तो वो एरिया उनका हो गया। अगर रेजिस्टेंस मिला तो वो कहते हैं कि देखो हमने तो ये गाड़ रखा है, ये हमारा है, हमारा इतने समय से था, लिहाजा हम पीछे नहीं हटेंगे। बातचीत होती है, थोड़ा पीछे हट जाते हैं तो भी कुछ ये उसकी चाल होती है, ये तरीका है, ये उसका पुराना तरीका है। कर्नल जी साहब, आखिरी सवाल ये है मेरा कि चूंकि जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, ऐसे में हमारे पास जो हमारी आईबी है, जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी या रिएक्शन अब तक के जिस तरह से आना चाहिए था वो नहीं आया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या चीन जो 2047 के बाज़ाब्ता तौर पर मिशन पर निकला है और अपने हाथ और उंगलियों को या हथेली और उंगलियों के मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो ये उसी का हिस्सा हो सकता है कि जो एरिया है या जिसको चीन मानता है कि उसका अपना एरिया है, जो हालांकि हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन जिस पर दावेदारी करता है, उस एरिया के आसपास इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करके एक फ्यूचर में अगर आप इसको देखें तो फ्यूचर में किस तरह की तस्वीर बनती है? क्या ये चैलेंजेस नहीं बड़े हो जाएंगे? बिल्कुल बड़े हो जाएंगे, बिल्कुल बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। लेकिन सवाल एक और है, देखिए जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के इस समय 2 ही फ्रंट है, या तो पाकिस्तान है या चाइना है। लेकिन चाइना के 14 फ्रंट है। चाइना 14 देशों के साथ उसकी सीमाएं लगती है। क्या वो वियतनाम में उलझा हुआ नहीं है? क्या फिलीपींस में उलझा हुआ नहीं है? क्या वो ताइवान के साथ उलझा हुआ नहीं है? क्या अमेरिका के साथ उलझा हुआ नहीं है? तो चाइना ये नहीं कर सकता कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई अभी आक्रमण कर दे या एक्शन ले ले। कुल मिला के कहने को लगता है कि उसके पास 20 लाख की फौज है, पर क्या वो 20 लाख की फौज केवल यहाँ के लिए? उस 20 लाख की फौज के 14 और रास्ते हैं। तो ये तो बात नहीं है कि चाइना आज ही कोई काम कर देगा, लेकिन वो सोच जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब कि आज से आने वाले और 5 साल के बाद जब उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका होगा, उस समय हमारे पास अगर हमने उतना ही स्ट्रक्चर वहां पे मुकम्मल नहीं बनाया तो क्या स्थिति होगी? हमारा तो दुर्भाग्य ये है, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारी तत्कालीन सरकारें ये कहती थी कि हम अरुणाचल में सड़कें और पुल इसलिए नहीं बना रहे कि अगर चाइना आ गया तो वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। एक ऐसी सोच जो पार्लियामेंट के अंदर ये बयान दिया गया, नॉट आउटसाइड के किसी ने दे दिया, तो ऐसी सोच जब रखी गई तो हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ही नहीं किया। अब कोई कल्पना कर सकता है कि 21वीं सदी में भारत जो एक उभरता हुआ देश है, जिसकी पॉपुलैरिटी आज दुनिया में नंबर 1 पे है, उस देश के अंदर अपने ही देश के किसी कोने तक जाने के लिए 3 दिन लगे या 4 दिन लगे? अब ये तो अब कुछ इम्प्रूव सिचुएशन है। अब से पहले खच्चर पे जाना, पहले रेल में जाओ, उसके बाद बस में जाओ, फिर खच्चर में जाओ, उसके बाद पैदल चलो, ऐसे होता था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसके अंदर पूरी ताकत के साथ अब हमें IRS, इंटेलिजेंस, रिकॉनाइसेंस, सर्विलेंस, इन तीनों के ऊपर जोर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर देना पड़ेगा ताकि हम अरुणाचल प्रदेश में होने वाली किसी भी हरकत को रोक सके। ध्यान होगा आपको 2012 में चाइना का एक राजदूत आया था
और आके उसने अरुणाचल प्रदेश में कहा था कि ये हमारा है, हम इसे हिंदुस्तान का नहीं मानते, और उसने इसका एक नाम भी रख दिया था और वो नाम था यांग रेंग, और वो नाम तो उसने कहा कि ये हमारा देश है। और इसीलिए जब हमारा कोई प्रधानमंत्री, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो उसको तकलीफ होती है, वो मना करता है कि आप वहां पे नहीं जाएंगे। ये चीजों को, अब जैसे चाइना कौन होता है कि वो हिंदुस्तान को अपनी जगह में जाने से मना करे, वो कौन होता है जो अमेरिका को या जापान को या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा उनके किसी प्रतिनिधिमंडल को ताइवान में आने से मना करे। ये अजीब दादागिरी है इस देश की। ये लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि यार एक जगह से दूसरी जगह मत जाओ। अगर हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाए हम मान लेते हैं, लेकिन आदमियों के जाने में प्रतिबंध लगाए, लिहाजा इसकी दादागिरी को रोकना बहुत जरूरी है। और शायद यही कारण है कि अब अमेरिका इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, क्वेड है, और आधे से ज्यादा दुनिया आज चाइना के अगेंस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी साहब अपनी बात रखने के लिए और बताने के लिए कि जिस पोजीशन में अरुणाचल प्रदेश में भारत की सरकार काम कर रही है, खासतौर से एलएसी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को लेकर के, वो एक गौर का पहलू है और हमें इस पर गौर करना होगा, क्योंकि चीन बहुत ही खामोशी के साथ एलएसी के बेशतर हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर रहा है, तामीरात को अंजाम दे रहा है। और ताज़ा तरीन जो तस्वीरें आई हैं अरुणाचल प्रदेश से, हेलीपैड की तामीर की और साथ ही साथ बड़ी बड़ी मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है। जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है, तामीराती कामों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और 4 दिन के बाद अगर हमारे पास ये वीडियो आती है और खबरें आती है सरकार की जानिब से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, IB से, किसी की जानिब से अगर खबरें नहीं आती तो फिर ये गौर करने वाला पहलू है और हमें सोचना होगा कि इस तरह से हम अपने LAC और LOC सरहदों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। जब सरहद की बात हो रही है, दिफा की बात हो रही है, तो मरकजी वजीर दिफा के हवाले से भी बताते हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में थे। उन्होंने खिताब के दौरान कहा कि आज भारत इस पोजीशन में है कि जो बात करता है भारत तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। पहले क्या भारत कुछ और था, दुनिया के सामने भारत अपनी बात रखता जरूर था, दुनिया संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती थी भारत की बातों पर, लेकिन आज जब भारत बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है। सुनिए मरकजी वजीर राजनाथ सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी। लोगों की धारणा बनी हुई थी भारत जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश हो सकता है, लेकिन भारत आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर है और ताकत की दृष्टि से भी भारत बहुत कमजोर है। लेकिन आज यह धारणा सारी दुनिया में बदल चुकी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते नहीं थे, आज आप सीना ठोक कर कह सकते हो बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर भारत की बातों को सुनते हैं। यह भारत के देश का तेजी से विकास की पक्के पथ पर हमारा यह भारत अग्रसर हो रहा है। अभी अभी हम लोगों ने यह आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद, और इसके बाद हमारा 2047 तक का अमृत काल होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हमारा भारत कैसा होना। साबिक कांग्रेसी रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद 24 घंटे हो गए इस्तीफ़ा देने के, कुछ 24 घंटे पूरे हो गए हैं। आज उनकी जम्मू कश्मीर के उन लीडरान से मुलाकात दिल्ली में अपनी रहायशगाह पर हुई है जो कल तक के कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जैसे गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफ़ा आया उसके बाद उनकी हिमायत में इन तमाम कांग्रेसी लीडरान ने इस्तीफ़ा दे दिया। एक सिलसिला पूरा चल पड़ा है। करीब 2 से 3 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेसी लीडरान खासतौर से जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। आज जम्मू कश्मीर के कांग्रेसी साबिका कांग्रेसी लीडरान से गुलाम नबी आज़ाद की मुलाकात हुई है, क्योंकि अब ये सब आज़ाद हैं पूरी तरह से कांग्रेस से। अब गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बनाने वाले हैं। सलमान निज़ामी आज की इस मुलाकात में थे, साथ ही साथ GM सुरूरी भी थे। हाजी अब्दुल रशीद के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पहुंचे थे। मोहम्मद अमीन भट्ट के बारे में है कि वो भी हैं इस मीटिंग में, मुलाकात में। गुलजार अहमद वानी, चौधरी मोहम्मद अकरम, इन तमाम के हवाले से कहा जा रहा है कि इन तमाम ने आज बाज़ाब्ता तौर पर गुलाम नबी आज़ाद की रहायशगाह पर मुलाकात की है। एक सिलसिला मुलाकात का चल पड़ा है सुबह से लेकर के अब तक के। दर्जनों लीडरान ऐसे हैं जो कल तक के कांग्रेस में थे, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद की इस्तीफ़ा
देने के बाद से अब वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद से जब मुलाकात हुई, इस दौरान बाहर निकलते हुए सलमान निज़ामी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद अब एक नई पार्टी का क़याम अमल में आएगा और गुलाम नबी आज़ाद उसके लीडरशिप का इख्तियार करेंगे, यानी उसकी क़यादत करेंगे और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर गुलाम नबी आज़ाद आएंगे। और जम्मू कश्मीर में चूंकि आने वाले दिनों में असेंबली के इंतखाबात हैं और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में पहले नई पार्टी का ऐलान होगा और फिर उस पार्टी को कौमी सतह की पार्टी बनाई जाएगी। यानी पहले जम्मू कश्मीर की सतह पर पार्टी गुलाम नबी आज़ाद बनाएंगे, जिसमें जीएम सुरूरी भी नजर आएंगे आपको और साथ ही साथ सलमान निज़ामी नजर आएंगे। चौधरी बकीय जो अमीन भट्ट की बात हो या फिर चौधरी मोहम्मद अकरम हो, गुलजार अहमद वानी हो, जीएम सुरूरी हो, आज़ी अब्दुल रशीद हो, ये सब के सब आपको गुलाम नबी आज़ाद की उस नई पार्टी में नजर आएंगे जो आने वाले दिनों में मुतवक्को है, यानी अगले हफ्ते 4 सितंबर तक के मुमकिन है कि बाज़ाब्ता तौर पर नई पार्टी का गुलाम नबी आज़ाद ऐलान कर दे, चूंकि 4 सितंबर के आसपास गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में होंगे और उसमें एक तरफ जहां जम्मू में अपने हिमायतियों के साथ मुलाकात करेंगे, उनके सपोर्ट में जो लीडरान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, वहीं कश्मीर में भी इसी तरह की मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी और फैसला होगा कि पार्टी का ऐलान कब करना है, पार्टी का नाम क्या रखना है, सिंबल के लिए क्या दावेदारी पेश करनी है और क्या रंग रूप होगा, क्या खद्दोखाल होगा। इन तमाम हवालों से बहुत जल्द गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और उसकी तस्वीर पेश करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से आज़ाद होने पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब गुलाम नबी आज़ाद को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के मौजूदा सीनियर लीडरान भी गुलाम नबी आज़ाद पर इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा देने के फ़ौरन बाद ये ऐलान कर दिया कि वो नई पार्टी बनाएंगे। अगर नई पार्टी ही बनाना था तो फिर अपने इस्तीफ़ानामा में इस तरह से पार्टी को किसी भी तरह से तनकीद का निशाना बनाना, ये इशारा है कि सिर्फ और सिर्फ बहाना है, उसमें हकीकत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लीडरान का कहना है और उनसे यह भी कहा गया कि जब गुलाम नबी आज़ाद को 42 साल तक मरकजी सरकार में रखा गया, पार्टी ने बहुत कुछ दिए, जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनाया, मरकज़ में रखा और राज्यसभा लोकसभा भेजा, उसके बावजूद भी इस तरह का ऐसे वक्त में फैसला करना जब पार्टी की प्रेसिडेंट, पार्टी की सदर मुल्क से बाहर हैं, बीमारी के इलाज के लिए गई हैं, वहीं दूसरी जानिब जो सूरत हाल है उसमें अपोजिशन कमज़ोर है, कांग्रेस की सूरत हाल बेहतर नहीं है, फिर कांग्रेस को छोड़ के जाना ये दाग़े मुफारकत है। किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से, वो भी सुनिए। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ों की आवश्यकता है और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं। लड़ाई के वक्त अगर आप युद्ध में से भाग जाते हो तो एक तो पार्टी को धोखा दिए जैसा, दूसरा कि यहाँ का माहौल जो मोदी जी ने बनाया है उसको डर के गए जैसा हो। मेरे भाई, कोई खैरात थोड़ी बट रही थी। कांग्रेस की बगिया को बहुत लोगों ने, बहुत परिवारों ने, इस देश की फुलवारी को हमारे परिवार ने भी अपने खून से संजोया है। तो इसलिए अगर किसी को कुछ मिला है तो कोई खैरात में थोड़ी मिला है। उसके लिए एक संघर्ष है, एक बलिदान है, एक पार्टी में लगाया हुआ पूरा जीवन है। और ये बहुत ही विचित्र बात है कि जो लोग वार्ड का चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं रखते, जीत की बात तो छोड़ दीजिए, अब वो कांग्रेस का इतिहास बताते हैं। जो कल तक का मंत्रियों के चपड़ासी हुआ करते थे, वो कांग्रेस के बारे में ज्ञान देते हैं।
हम ये चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब हमारे साथ उस लड़ाई में उतरते तो हम उनको सर पे चढ़ा लेते थे, लेकिन वो कभी हमारे साथ इस लड़ाई में तो आए नहीं। वो अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने खुद का गाना गा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे 50 साल कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया, हमारे सब कार्यकर्ता तो रास्ते पे है। जो शतरंजी उठाने वाले लोग थे तो वहां ही शतरंजी उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आपको मंत्री दिया, सांसद आपने कई बार बने, मुख्यमंत्री बनाया उस जम्मू कश्मीर का, और इस परिवार ने, गांधी परिवार ने आपको प्यार दिया है हमेशा, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे संजय गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सभी ने आपको प्यार से ही बुलाया है, लेकिन आप वो एक दिन में सब भूल। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद, यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आजाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं, उस सच्चाई से बहुत। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए, दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए, बिना पद के आप 1 सेकंड नहीं रह सकते। चुनौती का समय है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती दी जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि वापस से पार्टी उसी ढंग से मजबूत रहे। और इस पार्टी को कमजोर करने में, माफ कीजिएगा, योगदान किन लोगों का रहा है? यही तो लोग हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी को कमजोर करने में। आज पलट कर कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो गई। अरे आपकी वजह से वहीं दूसरी जानिब बीजेपी की जानिब से भी गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर रिएक्शन आ रहे हैं, रद्दअमल आ रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की ही खिदमत सबसे बड़ा काम है। ऐसे में गांधी परिवार तक कांग्रेस पार्टी को महदूद करना ही कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसके अंदर अभी जितने लीडरान हैं उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनके बारे में शिकायत यह है कि उनका दम घुट रहा है पार्टी के अंदर, वो कभी भी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में लगातार एक ऐसा माहौल तो बना हुआ है जिसमें कि लोग घुटन महसूस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में जो G23 सम्मेलन हुआ था, उससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अंदर से अंदर आग सुलग रही थी। उसके बाद भी काफी मौके आए जिसके कारण से कि पार्टी को सर्वाइवल हो सकता था, लेकिन कांग्रेस लगातार जगह जगह पर हारती है और उसको नकारा जा रहा है। और लीडरशिप वहाँ पर जो साइकोफेंट्स हैं, जो चमचागिरी करते हैं, उनको ही स्थान दिया जाता है, इस प्रकार से कांग्रेस के लोगों का ही कहना है। तो उसी आधार पर मुझे लगता है कि जो परिवारवाद की एक हद हो चुकी है अभी। हालांकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस की चिंतन बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दिन बहुत ही करीब आ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर बीजेपी अपने तौर पर कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती सदर बाज़ाब्ता तौर पर रविंद्र रैना से आज हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ने एक सवाल पूछा, दौरान खुसूसी गुफ्तगू के दौरान एक सवाल पूछा कि आपको पार्टी की जानिब से दोबारा जिम्मेदारी दी गई है रियासती सतह पर, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम पार्टी के एक आम खादिम और सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं, उसी जज्बे और उसी तवानाई के साथ काम करते रहेंगे। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने इस सवाल के जवाब में इस खुसूसी गुफ्तगू के दौरान। रैना साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जब आप आए थे तो खबर ये थी कि रविंद्र रैना साहब का टेन्योर ख़त्म हो रहा है जी, अब अगले अध्यक्ष कोई होंगे। लेकिन आज दिल्ली में जब आप वापस जम्मू कश्मीर जाएंगे तो खबर यह है कि 2026 नहीं 27 तक का टिकट लेकर वापस जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, हमारा एक संविधान है, पार्टी हमारी एक नियम से चलती है। हमारा संविधान है कि अध्यक्ष की एक टर्न होती है और बहुत ज़रूरी पड़े तो दूसरी टर्न भी उसको मिल सकती है, फिर आपको कहीं बीच में एक ब्रेक होता है और ये पार्टी का नियम है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी का स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ में प्रचारक के नाते से मैंने काम किया है, आज भी ज़मीन पर सोने वाला आदमी हूँ। हम देश के लिए, समाज के लिए काम करने वाले हैं।
हमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। मोदी साहब ने जैसे कहा था ना, किसी ने मोदी साहब को पूछा कि आप प्रधानमंत्री ने एक कभी अगर प्रधानमंत्री से आपने संन्यास ले लिया तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा झोला उठा के किसी मंदिर में, आश्रम में, जंगल में चले जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। हम भी उसी विचार के हैं। आप पूजा पाठ के लिए नहीं जा रहे, आप तो पॉलिटिक्स के लिए यहाँ से वापस जा रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ, स्वयं सेवक हूँ, प्रचारक के नाते से मैंने काम किया है। पार्टी का जो भी आदेश मेरे लिए होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी की खिदमत करना, मुझे बहुत छोटी उम्र में पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी। मैं अपने जितने कार्यकर्ता हैं, जो मेरे वर्कर्स हैं पार्टी के, जो हमारे पोलिंग बूथ के प्रेसिडेंट से लेकर शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, प्रदेश और नेशनल लेवल की लीडरशिप है, मैं सबका हमेशा धन्यवाद करता हूं। मुझे बहुत प्यार पार्टी के काडर ने दिया, पार्टी के लोगों ने दिया और आम जनता ने दिया। और मैंने सफलतापूर्वक, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वहां डीडीसी हो, बीडीसी हो, पंचायतें हो, म्युनिसिपैलिटी हो, हर जगह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। थंपिंग मेजोरिटी से हम जीते। ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के अंदर इस तरीके से तीसरी बार कोई अध्यक्ष बन रहा है। देखिए, अभी तो इसका जो है वो ऑफिशियल ऑर्डर आएगा शाम तक। देखिए, नहीं, वो देखिए एक प्रक्रिया है। अभी तो ऐसा, मेरे कुछ मित्र हैं जिसका आपने जिक्र किया, मैं जब भी कभी मीटिंग के लिए दिल्ली आता हूं तो एक मेरे बहुत मित्रवत कुछ साथी हैं, वो अक्सर खबर चलाते हैं कि बन गया, गए। अच्छा, इस बार गए, इस बार आप गए नहीं? तो हर बार नहीं, जब भी मैं दिल्ली आता हूं, कुछ मेरे बड़े मित्र हैं वो खबर चलाते हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और जब मैं बैठक से निकलता हूं तो जो मेरे दूसरे दोस्त हैं वो इंतजार में करते रहते हैं कि ये खबर है, फिर वो अगले दिन उनका होता है, वो कहता है आई नहीं और आगे। इसलिए आजकल कहीं मीडिया आपको भी पता कि ये रूमर है नहीं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई। देखिए, मैं अभी जब तक कोई पार्टी का निर्णय नहीं होता, हमारी अंडर पॉजिटिव कंसिडरेशन है, चलो अब तो इसलिए जब पार्टी कोई निर्णय करती है तो उसका एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे वरिष्ठ साथी, हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और हमारे संगठन मंत्री और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता सब बैठते हैं। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी डिसीजन व्यक्तिगत, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं लिया जाता। हमारी पार्टी में जब भी कोई निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है, सब मिलकर कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव लीडरशिप होती है। हमारी पार्टी में जिम्मेवारियां बदलती हैं, आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों किसी और के पास होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हम सबको मिलकर एकजुट होकर मिशनरी मोड में देश और समाज के लिए काम करना है, हमेशा के लिए करना है। जब आप कार्यकर्ता हैं बूथ के तब भी काम करते हो, जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो तब भी करते हो, जब आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहोगे इससे भी ज्यादा काम। दरअसल खबर यह है कि एक बार फिर से रविंद्र रैना को पार्टी ने रियासती सदर बनाने का फैसला किया है। अभी जराये से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर के पास खबर आई है, कंफर्मेशन बाकी है, शाम तक के हो सकता है पार्टी की जानिब से ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग दूसरे दिन भी चल रही है। फैसला शाम तक हो सकता है। फिलहाल रहमत कलीम दोपहर के इस उर्दू खबरनामे में इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।